दोस्तों, इस समय गन्ना बुआई का समय चल रहा है और यह बहुत ज़रूरी समय है जिस समय हम यह जानें कि हमें किस मात्रा में खाद, किस मात्रा में दवाई और किस मात्रा में अन्य पोषक तत्व गन्ने को किस तरह से देना चाहिए जिससे कि हम कम से कम खर्च में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि हमारे खेती में बीज जैसा बोगे वैसा काटोगे। यदि हमने बीज ही रोगग्रस्त बो दिया, बीज ही खराब बो दिया, तो निश्चित तौर पर जो मुख्य खेत में उत्पादन होगा वो बेकार होगा। तो इसके लिए कुछ सावधानी बरतें, अच्छे से अच्छे खेत से बीज प्राप्त करें। बीज लेने से जो दो चार सावधानी बरतें जिससे कि जिस खेत से बीज लेना हो उसमें पानी भर दें। हो सके तो एक दिन पहले बीज काटें, पत्तियां निकाल लें। और बीज जो काटते हैं आप गन्ने से, उसमें ध्यान रखें कि आँख जो है सुरक्षित रहे, आँख ना कटे। और सबसे ज़रूरी चीज़ की जो निःशुल्क है, जो जिसमें कोई पैसा नहीं लगना है, जिस समय पर आप बीज काट रहे हो तो दोनों तरफ से आसानी से देखा जा सकता है कि उसमें देखें कि अगर दोनों तरफ से कोई लाल है, कटा फटा है, गला हुआ है तो उस बीज को अवश्य निकाल करके बाहर कर दें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो आप अपने खेत में अपने आप ही बीमारी पहुंचा देंगे। तो इस बात का अवश्य ख्याल रखें। ये सब चीज़ करने के बाद किसान भाइयों देखते हैं, आ जाते हैं अपने खेत में। और खेत में जैसे ही कि खेत की तैयारी के लिए जुताई शुरू करते हैं तो किसान भाइयों, क्योंकि हम अपने खेत की मिट्टी समय समय पर चेक नहीं कराते हैं, तो ऐसी हालात में क्या होता है, दूसरे तीसरे साल जो है पोषक तत्वों की कमी शुरुआत हो जाती है गन्ने में। और खास करके सूक्ष्म पोषक तत्वों की, जो बाद में जाकर बहुत ही दिक्कत करती है। तो मैं किसान भाइयों आपको बताता हूँ कि आप अपने खेत में प्रति एकड़ के हिसाब से 20 किलोग्राम फेरस सल्फेट, 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 10 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट, 5 किलोग्राम कॉपर सल्फेट और 5 किलो बोरक्स जिसे जुआका कहते हैं, ये मिलाएंगे। तो आपके गन्ने में जो पोषक तत्वों की कमी आती है उसके लक्षण आप हर बार देखते हैं, कहीं पीली पड़ती है, कहीं सफ़ेद पत्ती पड़ जाती है, कहीं लाल रंग के चकत्ते पड़ते हैं। तो ऐसे हालात जिन क्षेत्रों में होते हैं, जिन फसलों में आते हैं, तो अवश्य तौर पर तीसरे साल तो कम से कम किसान भाइयों आप इसका प्रयोग अपने खेत में जरूर करें। अब आती है बीज शोधन की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसान भाइयों। हमारे खेत में 1 एकड़ खेत में करीब करीब 35 कुंटल से 40 क्विंटल बीज लगता है। और उसके लिए मैं सीधा सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, 100 लीटर पानी में 100 ग्राम कार्बेंडाजिम बाउस्टीन मिला दीजिए और उसमें 35 क्विंटल बीज, यानी कि 1 एकड़ खेत के लिए जो बीज है, 1 एकड़ के लिए जो बीज है उसको आप डुबो करके रख दीजिए। और फिर 1 घंटा, आधा घंटा, इतना जितना भी आप डुबो सकें। इसके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, कई बार किसान भाई कहते हैं ये हमसे नहीं हो पाता है, लेकिन सबसे अच्छी प्रैक्टिस है, अगर वो आधा घंटा बीज घोल में भीग गया तो आपके खेत में जो आने वाले जो लाल सड़न रोग हैं, घासिया रोग है, सूखन रोग है, पोका बोइंग है, बहुत सारी ऐसी बीमारी हैं, उसका निदान हो जाता है, फंगस जनित बीमारियों का। लेकिन कुछ किसान भाई अपने खेत में कार्बेंडाजिम यानी कि फफूंदीनाशक का घोल जो है ना बना करके भी उपचार ना कर सके, तो कुछ ना करने के लिए फिर अपने खेत में सल्फर अवश्य मिलाएं 2 किलो बीघा, जिससे कि कुछ करीब करीब कुछ फफूंदीनाशक वो कम करे, साथ ही साथ पोषक तत्वों की मात्रा भी मिले। इसके बाद किसान भाई मैं बात करूंगा खाद की और दवाई की। देखिए अपने खेत में जो है 10 किलो जो है बीघे के लिए डीएपी और 8 किलो बीघे का पोटाश जरूर डालें। देखिए किसान भाइयों, एनपीके जो मुख्य पोषक तत्व हैं, इन तीनों की भूमिका बिल्कुल अलग अलग है। जो नाइट्रोजन है जिसे यूरिया कहते हैं, ये पौधे में प्रारंभिक अवस्था में पत्तियों के विकास के लिए आवश्यक है। फॉस्फोरस अगर आप नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि पत्तियों में जड़ों का विकास कम होगा, जिससे कि कल्ले कम बनेंगे। और तीसरा काम है पोटाश का। आपने पोटाश जो तना है उसमें कीड़ों का, बीमारियों का आक्रमण ना हो, तने में मजबूती आए, इसमें इम्यूनिटी आए, ये सब चीज़ों से लड़ सके, वातावरण से, कीड़ों से, बीमारियों से, इसके लिए पोटाश की बहुत आवश्यकता है। तो तीनों का अपना अपना अलग रोल है। और इसी समय हमें कीड़ों के लिए क्या करना है, देखिए कई बार किसान भाई कंफ्यूज रहते हैं। मैं देखता हूं कि अपने खेतों में एक साथ कोराजन भी, फोरेट भी, फिप्रोनिल, रीजेंट जिसे कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा मिला करके डाल देते हैं। देखिए किसान भाई, आप लोग कोराजन डालते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कोराजन एक अच्छी दवाई है, लेकिन हमारा खेती में खर्चा बढ़ता चला जा रहा है और करीब करीब कोराजन का खर्चा 2000 रुपये होता है। और कोराजन हम केवल किस लिए डाल रहे हैं कि हम अपने खेत में कलश रोग से निपट सकें, लेकिन कलश रोग से निपटने के लिए हमारे पास कई सारे विकल्प हैं। जैसे कि जो विकल्प हैं वो सस्ते भी हैं, कम से कम आधी कीमत पर हैं कोराजन के, और हो सकता है हमें कोराजन की ज़रूरत ना ही पड़े। और इसी जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, इसी से यदि आप इसको डाई में मिलाकर आपने डाल दी इस दवाई को, तो आपको किसी तरह के कोराजन डालने की शायद आवश्यकता ही ना पड़े। और इस यदि पड़ेगी भी भविष्य में तो उसको ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो किसान भाई आप ज़रूर देखें। देखिए 1 एकड़ खेत की बात मैं बता रहा हूँ, रीजेंट एससी जिसका टेक्निकल है फिप्रोनिल 5% एससी, इसको 500 ml ले लीजिए, या बायर का रीजेंट एससी नाम से आता है, घारडा का महावीर एससी नाम से आता है। इसमें 500 ग्राम थाइमोथेक्सोम ले लीजिए, 25% वाला ले लीजिए।
इन दोनों का घोल बना लीजिए। इन दोनों को पानी में मिला करके घोल बना लें और फिर उसके बाद जो हम कूड़ों में डाई डाल रहे हैं उसमें डाई में अच्छी तरीके से मिला दें। इसको कूड़ों में हम डाल सकते हैं, पहला विकल्प। दूसरा, एक बहुत अच्छा रिजल्ट आजकल सामने आ रहा है, ये थाइमेथोक्सोम जो है 75% वाला सिंजेंटा कंपनी का आ रहा है, जिसे कहते हैं सेडिसमिन नाम से जाना जाता है। ये 75% वाला जो थाइमेथोक्सोम आ रहा है सिंजेंटा कंपनी का, ये 100 ग्राम प्रति एकड़ के लिए पर्याप्त है। ये 800 से 1000 रुपये का खर्च भी नहीं होता है। इसको पानी में घोल मिला करके, इसको डाई मिला करके डाल सकते हैं। तीसरा जो हमारे पास विकल्प है, और ये भी है कि हम 2 लीटर जो है हमला, जो कि क्लोरोपायरीफॉस 50% प्लस साइपरमेथ्रिन 5%, इसे हमला नाम से आता है गार्डा का, इसका 2 लीटर का 300 लीटर पानी में, 400 लीटर पानी में जितनी पानी की आवश्यकता हो, जो आपके कूड़ों में बीज पड़ा हुआ हो वो ठीक से तर हो जाए, इसको प्रति एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 चीज़ के अलावा भी यदि आप चाहें तो और भी विकल्प हैं, जैसे कि कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड होती है, उसकी 10 किलोग्राम मात्रा सीधे जो है बीजों पे जो आपने कूड़ों में डाले हैं उसमें डाल सकते हैं डाई के साथ मिला करके। या फिर हमारे पास जो रीजेंट आती है, दानेदार रीजेंट अल्ट्रा नाम से आती है, 0.6% GR वाला। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को जो मैंने दोनों दानेदार दवाई बताई है, आप सीधे सीधे कूड़ों में भी डाल सकते हैं, या फिर बिजाई के 1 महीने बाद जो है डाल करके हल्की सिंचाई भी कर देते हैं। लेकिन दोनों ही अवस्थाओं में खेत में नमी होनी चाहिए, तभी यह काम करेगा। किसान भाई, जहाँ तक यूरिया की बात है तो यूरिया हमें टुकड़ों में देना चाहिए कि जब हमें ज़रूरत, जब हमारे पौधे को ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है, जितनी उसकी भूख है, जब वह भूख के अनुसार आप दे देते हैं, वो पचा ले तो उसके बाद दे देते हैं। एक सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि 50 किलो यूरिया बिजाई के 45 दिन बाद और फिर 50 किलो यूरिया बिजाई के 90 दिन बाद करीब करीब मिट्टी चढ़ाते हुए उसको देते हैं। इसके अलावा भी एक घोल बना करके, जिसमें 1% यूरिया जो है 100 लीटर पानी में मिला करके आप साथ में जिंक और फेरस मिला करके स्प्रे के रूप में भी दिया जा सकता है। जिससे क्या होगा कि जैसे जैसे उसकी बढ़वार होगी वैसे वैसे उसको नाइट्रोजन मिलती रहेगी, जिससे कि बहुत अच्छा पौधे का विकास होगा। इसके बाद आप मानसून आने से पहले 10-10, 12-12 दिन के अंतराल पर अपने खेत के हिसाब से सिंचाई करते रहें। मानसून की आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें, और उसके मानसून के बाद जो है आप 25-30 दिनों पे जो है सिंचाई करें। किसान भाइयों, हमारे पास एक और विकल्प है, बाजार में जो है मल्टीप्लेक्स कंपनी का जो है NPK 19-19-19 उपलब्ध है। ये बहुत ही अच्छी तरीके से पानी में घुल जाता है, वाटर सॉल्यूबल है, और घुलने के बाद पौधे को सीधे स्प्रे के रूप में प्राप्त होता है। बीच में कभी ऐसा लगता है कि आपके पौधे में ये नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, पोटाश की कमी दिखाई दे रही, कलने निकलते हुए दिखाई दे रही है, तो आप 1 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। 2-3 दिन में ही आपके खेत में किसी भी प्रकार के तत्वों की कमी होती है पत्तियों में, वो स्प्रे करेंगे तो वो दूर हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये जो सावधानियां, ये जो दवाइयां, इनका समझबूझ के साथ खरपतवार को, कीटनाशकों का प्रयोग करें। किसी की देखा देखी में बहुत सारे यूरिया डालना, बहुत सारे पोटाश डालना, या बहुत सारे जो है दवाइयों का मिक्सर बना करके डालने से खर्चा बढ़ता है। यदि जो मैंने आपको दवाइयाँ बताई हैं, इससे किसी तरह के कीड़े की आने की संभावना है, चाहे वो दीमक हो, चाहे कनसुआ हो, सफ़ेद गिडार हो, ये खत्म हो जाएंगी। और भविष्य में फिर चाहे जो चोटी बेधक या तना बेधक आएंगे, तो उसके लिए मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस तरह की वीडियो को देखने के लिए, लगातार ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने साथी किसानों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल का निशान जो है दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मैं आपको इस तरह की जानकारी शेयर करना चाहूँ तो वो सीधे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। मैं इसी तरह की गन्ने की जानकारी लेके और अगले वीडियो में खरपतवार प्रबंधन के लिए आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। तो मिलते हैं किसान भाई नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।